हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एएसएल फार्मा कोचिंग। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एज अ शॉर्ट नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड करेंगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड की जो कि बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, इससे रिलेटेड सारे शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएगी इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। जिन लोगों के सब्जेक्ट में बैक लग जाती है या पिछले सेमेस्टर में बैक लगती हुई चली आ रही है लगातार, उन लोगों के लिए तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आशा करता हूं कि अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, सपोर्ट करिए हमारे चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज अमन, आल्सो नाइपर इन जीपैट क्वालिफाइड। लेट्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये पहला क्वेश्चन है। शॉर्ट नोट्स लिखना है बेंजीन के जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं उसके बारे में। ठीक है। इन बेंजीन देयर आर कंटिन्यूसली डिलोकलाइजेशन ऑफ द पाई बॉन्ड, so it form resonance and also so resonance hybrid structure। बेंजीन के केस में क्या देखने को मिलता है, जो पाई बॉन्ड्स होते हैं बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं, इनका क्या होता है कंटिन्यूसली जो होता है रोटेशन होता रहता है। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है दूसरा। ठीक है। यानी कि पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन होता है सिर्फ, और यहाँ पर स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा कोई चेंजेस नहीं होता है, सिर्फ डिलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। देन क्या होता है एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर का फॉर्मेंस होता है, जिसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूसली जो है रोटेशन होता रहता है, फिर एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर का रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है। तो ये होता है हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन्स। आप 2 मार्क्स से अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रा द ऑर्बिटल पिक्चर्स ऑफ द बेंजीन। बेंजीन का ऑर्बिटल पिक्चर लिखना है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्रा द ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ द बेंजीन। तो यहाँ पर ये ऑन व्यू है, यानी कि जो फ्रंट व्यू है स्ट्रक्चर का, एंड ये वाला जो है साइड व्यू है स्ट्रक्चर का, ऑर्बिटल पिक्चर का। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि s ऑर्बिटल एंड sp2 ऑर्बिटल्स है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो हाइड्रोजन वाला है ये s ऑर्बिटल है और ये sp2 ऑर्बिटल्स है। ठीक है। यहाँ पर क्या होगा फॉर्मेशन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड्स इन बेंजीन। बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो इस तरह से कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन sp2 sp2। ठीक है। तो ये एक तरह से ऑर्बिटल पिक्चर है बेंजीन का, एंड ये साइड व्यू है ऑर्बिटल पिक्चर का। ठीक है। तो आप दोनों जो है एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर बात किया है गिव स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ द सैकरीन एंड यूजेस लिखना है उसके। ठीक है। तो सिंपल सा ये स्ट्रक्चर है सैकरीन का। ठीक है। यहाँ पर आप देखिए ये SO2 ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, और एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, और NH। ठीक है। तो ये एक बार स्ट्रक्चर आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। और इसके यूजेस देख लेते हैं। सैकरीन इज यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं जो कोटिंग ऑन द पिल्स, जो टैबलेट्स होती हैं, जो गोलियां होती हैं टैबलेट्स की। ठीक है। उनको क्या करते हैं उनको कोटिंग की जाती है। आपने देखा होगा कि डिफरेंट कलर्स की आती हैं टैबलेट्स, एंड उनके ऊपर एक लेयर टाइप में लगी होती है जो कि मॉइस्चराइजेशन से बचाती है उसको। तो उसके कोटिंग के लिए जो है सैकरीन को यूज किया जाता है इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सैकरीन इज यूज इन कैटल फीड की तरह भी सैकरीन को यूज किया जाता है। सैकरीन इज यूज्ड एज द इंटरमीडिएट इन द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोबेनाजोल। प्रोबेनाजोल एक ड्रग है जिसके सिंथेसिस के लिए, जब सिंथेसिस होती है रिएक्शन, किसी भी ड्रग्स की सिंथेसिस होती है, तो उसमें क्या होता है कई सारे बड़ी रिएक्शंस होती है, उसमें बीच में कई सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनते हैं, देन फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो एज अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी ये बनता है इन प्रोबेनाजोल के जो है सिंथेसिस के लिए, जब सिंथेसिस करते हैं। नेक्स्ट, सैकरीन इज यूज इन द स्वीटन, यानी कि एज अ स्वीटनिंग एजेंट भी सैकरीन को यूज किया जाता है, जिसको हम एज अ स्वीटनिंग एजेंट डिफरेंट चीजों को बनाने के लिए यूज करते हैं, लाइक जैसे फूड ड्रिंक्स हो गए, इंक्लूडिंग फ्रूट जूस हो गया, कैंडीज हो गया, जैम्स, जेलीज, कुकीज, इन सबको बनाने के लिए जो हम एज अ स्वीटनिंग एजेंट जो है सैकरीन का यूज करते हैं। तो ये था स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ सैकरीन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। क्या होती है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन?
जो हमारा बेंजीन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो यहाँ पर एक फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है जो कि बेंजीन की एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल आके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होगा। देख लेते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। बेंजीन रिएक्ट विद द एसिड क्लोराइड, जो हमारा एसिड क्लोराइड है यानी कि एसिटाइल क्लोराइड है, बेंजीन इसके साथ में रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 जो कि लेविस एसिड होगा, ठीक है, AlCl3, एंड टू गिव एरोमेटिक कीटोन, और एरोमेटिक कीटोन बनेगा, ठीक है। ये हमारी एरोमेटिक रिंग है और ये हमारा कीटोन रिंग हो गया, कीटोन ग्रुप हो गया, ठीक है, और ये एसिटाइल, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एस्टोफिनोन बन गया और साइड प्रोडक्ट जो है HCl निकलेगा, ठीक है। तो ये एक एरोमेटिक कीटोन बना, यानी कि बेंजीन रिएक्ट विद द एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ द AlCl3 टू फॉर्म एरोमेटिक कीटोन। दिस इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और इसका मैकेनिज्म जो है मैंने प्रीवियस वीडियो में बना रखा है वीडियो, वहां पर जाके आप देख सकते हैं मैकेनिज्म पूरा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ द बेंजीन, सारी रिएक्शन जो है एक बार डिस्कस किया है, ठीक है, आप वहां से देख सकते हैं फुल डिटेल में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ड्रा एनी 4 एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स। कोई भी 4 एरोमेटिक स्ट्रक्चर बनाने हैं यहाँ पे, तो आप नेफ्थलीन ले सकते हैं, बेंजीन है, बेंजोइक एसिड है, फेनॉल्स है, ये सब क्या करते हैं, हाकल्स रूल को फॉलो करते हैं और ये एरोमेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। तो और भी स्ट्रक्चर है, जैसे हमारा एरोमेटिक एमीन्स हो गया, एंथ्रासीन हो गया, फेरेंथीन हो गया। आपको जितने भी एरोमेटिक स्ट्रक्चर याद है उसमें से कोई 4 यहाँ पर ड्रा करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है तो कोई भी 4 स्ट्रक्चर आप ड्रा कर दीजिए जो कि एरोमेटिक होना चाहिए, यानी कि हैकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, गिव स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ DDT, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि ये पूछा ही जाता है एग्जाम में हर बार, ठीक है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये DDT का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, फुल फॉर्म याद रखना बहुत जरूरी है, इससे हम स्ट्रक्चर आसानी से बना सकते हैं। पहला ग्रीन कलर से आप देख पा रहे हैं डाइक्लोरो, 2 क्लोरीन लगे हुए हैं ग्रीन कलर से, ठीक है। फिर है डाइफेनाइल, 2 फेनाइल रिंग जो है लगी हैं इस ब्लू कलर में आप देखिए, एंड रेड कलर वाला जो है ट्राइक्लोरोएथेन, यानी कि 3 क्लोरीन हो गई, 1 कार्बन एंड 2 कार्बन, 2 कार्बन होगा, इथेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं इसके यूजेस की। DDT इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड, DDT जो है इंसेक्टिसाइड की तरह यूज किया जाता है, जो हमारा इंसेक्टिसाइड्स होते हैं एग्रीकल्चर में, उनको किल करने के लिए जो है DDT को यूज किया जाता है। कंट्रोलिंग इंसेक्ट बॉर्न डिसीज, डिफरेंट इंसेक्ट बॉर्न डिसीज होती है जिनको कंट्रोल करने के लिए हम DDT को यूज करते हैं। DDT यानी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन यूज टू कंट्रोल द मलेरिया, टाइफस, ETC, ये सब इंसेक्टिसाइड बॉर्न डिसीज हैं और इनको कंट्रोल करने के लिए हम DDT को यूज करते हैं। तो ये था स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ द DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर एंड यूजेस इसके जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप एक बार जरूर से प्रैक्टिस कीजिए, इसको छोड़ के जा ही नहीं सकते आप, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मेंशन स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ नेप्थॉल्स, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ नेप्थॉल। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर एंड यूजेस लिखना है नेप्थॉल्स के, और मैं आपको बता दूं ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में इसकी सिंथेसिस और केमिकल रिएक्शन भी पूछा गया है 1-2 बार, तो उसको मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख लेना, ठीक है। ये है स्ट्रक्चर अल्फा 1 नेप्थॉल एंड 2 नेप्थॉल, ठीक है। ये नेप्थलीन जो है था, जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हटा दिए तो ये नेप्थलीन का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, और इसमें OH ग्रुप लगा दिए तो नेप्थॉल्स हो गया, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे लगाए तो फर्स्ट नेप्थॉल यानी अल्फा नेप्थॉल भी बोलेंगे इसको, ठीक है, और सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, बीटा नेप्थॉल या फिर 2 नेप्थॉल बोलेंगे, ठीक है। तो ये नेप्थॉल्स के स्ट्रक्चर होते हैं। अभी बात कर लेते हैं इसके यूजेस की। प्रिपरेशन ऑफ डाई, जो कलरफुल डाई होते हैं कलरिंग एज ए कलरिंग एजेंट के लिए जो है फार्मास्यूटिकल में यूज किए जाते हैं, तो उसको डाई की तरह भी यूज करते हैं। यूज्ड एज ए एनालिटिकल रिएजेंट, जो एनालिटिकल रिएजेंट होते हैं उसकी तरह यूज करते हैं जो नेप्थॉल्स होता है। इट इज यूज्ड एज ए बायोमार्कर, डिफरेंट डिसीजेस को टेस्टिंग करने के लिए एज ए बायोमार्कर भी हम यूज करते हैं नेप्थॉल्स को।
इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यूज करते हैं। साथ ही साथ बात कर लेते हैं, इट इज यूज्ड एज अ सिंथेटिक एंड प्रिपरेशन ऑफ द इंसेक्टिसाइड एंड ड्रग्स। जो इंसेक्टिसाइड्स ड्रग्स होती है उनके सिंथेसिस के लिए, उनके प्रिपरेशन के लिए हम नेप्थॉल को यूज करते हैं। तो ये था स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ द नेप्थॉल, और इसकी सिंथेसिस और केमिकल रिएक्शन भी आपको पढ़ लेना है, एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। गिव द स्ट्रक्चर एंड DDT एंड BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड एंड डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, दोनों का स्ट्रक्चर बनाना है इस क्वेश्चन में। तो ये वाला स्ट्रक्चर आप पहले ही देख चुके हैं, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। एंड BHC का फुल फॉर्म होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर था पहले, और इस पे 6 जो है क्लोरीन ग्रुप आके अटैच कर दिए, हेक्सा हो गया हेक्साक्लोराइड, तो ये हो गया हमारा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एक बार प्रैक्टिस कीजिए, स्ट्रक्चर आपको आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। व्हाई फेनॉल आर एसिडिक इन नेचर, फेनॉल एसिडिक नेचर का क्यों होता है, इसकी बात कर लेते हैं। फेनॉल are acidic because they can lose hydrogen ions to form stable phenoxide ion। यानी कि हम अगर सिंपल सा एसिड की बात करते हैं तो any molecules donate or loss of the hydrogen proton to give phenoxide ion, या फिर हम कह सकते हैं conjugate base to form एसिडिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये फेनॉल है, ठीक है। इसके हम रिएक्शन कराएं, मेटल के साथ में रिएक्शन करा सकते हो, वाटर के साथ में रिएक्शन करा सकते हो। तो ये H+ आयन को रिलीज कर रहा है, प्रोटॉन को, ठीक है। और साथ ही साथ फॉर्म कर रहा है क्या, फेनॉक्साइड आयन को, ठीक है। और ये जो फेनॉक्साइड आयन है ये फेनॉल का कंजुगेट बेस होता है, और H+ जो होता है ये एसिड होता है, ठीक है। तो ये कंजुगेट बेस पे डिपेंड करता है एसिडिटी ऑफ फेनॉल, क्योंकि यहाँ पर कंजुगेट बेस, इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं और ये रेजोनेंस स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और जितना ज्यादा फेनॉक्साइड आयन स्टेबल होगा, यानी किसी भी एसिड का कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिटी शो करेगा, ठीक है। तो ये एक बार 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग देख लीजिए। अगर ये क्वेश्चन जो है व्हाई फेनॉल इज एसिडिक इन नेचर, अगर 7 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स में पूछा जा रहा है तो इसमें आप इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के दिखाएंगे, और साथ ही साथ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी दिखाना होगा कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप का क्या इफेक्ट पड़ रहा है एसिडिटी ऑफ फेनॉल पे, ठीक है। तो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग इतना सफिशिएंट है। अगर लॉन्ग में पूछा जा रहा है तो आप जो है ये सारी चीजें लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। गिव हैकेल्स थ्योरी विद सूटेबल एग्जांपल। यहाँ पर बात कर लेते हैं क्या होती है हैकेल्स थ्योरी एंड एग्जांपल के साथ में। हैकेल्स थ्योरी आल्सो नोन एज द एरोमेटिसिटी ऑफ थ्योरी, थ्योरी एरोमेटिसिटी को डिटरमाइन करने के लिए एक थ्योरी थी जिसको हैकेल्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था, ठीक है। तो इसको अगर एरोमेटिसिटी भी पूछा जा रहा है तब भी यही लिखना है। Huckel's proposed a theory to help determine of a planar rings molecule would have aromatic properties। Huckel's जो थे एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, एक थ्योरी को प्रपोज किया, ठीक है। एक थ्योरी दी इन्होंने जो कि हेल्प कर रही थी किसी भी प्लेनर रिंग वाला जो कंपाउंड था उसको डिटरमाइन करने के लिए कि उसमें एरोमेटिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट है या फिर नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये होता है हमारा हैकेल्स थ्योरी। हैकेल्स क्राइटेरिया क्या होती है एरोमेटिसिटी, कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक कब होगा, उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए एरोमेटिसिटी के लिए। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, टोटल 4 क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है अगर कोई भी प्लेनर रिंग कंपाउंड तो वो एरोमेटिक होगा। पहली जो है वो साइक्लिक होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर बेंजीन का एरोमेटिक स्ट्रक्चर लिया है हमने, ठीक है। ये साइकिल है, इसकी साइक्लिक है। उसमें फिर क्या है, कंजुगेटेड होना चाहिए, यानी कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड जो है प्रेजेंट होना चाहिए, उसमें रेजोनेंस होना चाहिए, ठीक है। वो भी ये फॉलो कर रहा है। साथ ही साथ प्लेनर है, यानी कि ये इसमें क्या है, सारे कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये इसका इनका फार्मूला होता है, ठीक है, हैकेल्स थ्योरी का, इसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बेंजीन में, इट्स मीन n = 1, यानी कि इंटीग्रेट नंबर होता है कितनी रिंग्स प्रेजेंट है। यहाँ पर 1 रिंग प्रेजेंट है, तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर रखेंगे तो 4n+2 इक्वल टू 6, n की जगह पे 1 रहेगा क्योंकि 1 रिंग प्रेजेंट है, तो 4 × 1 कितना हो जाएगा 4, और +2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें
प्रेजेंट है। ठीक है, ये बेंजीन जो है सेटिस्फाइज है पूरी तरह से हाकल्स रूल को। इसी तरह जो हमारा फिनॉल्स हो गया, एरोमेटिक एमीन्स हो गया, ठीक है, और पाइडीन हो गया, ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर क्या होते हैं, एरोमेटिसिटी को फॉलो करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेंजीन के लिए ही इन्होंने थ्योरी दी थी, नॉट, इन्होंने बेंजीन के लिए थ्योरी नहीं दी थी, इन्होंने ऑल एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए थ्योरी दी थी जो कि एरोमेटिसिटी को शो कर रहे थे, उसको डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, तो आई होप तो आपको ये क्लियर होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो कैसी लग रही है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, गिव स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल एक जो होता है फिनॉल का डेरिवेटिव होता है, इसमें इसका स्ट्रक्चर एंड यूजेस यहाँ पर देखिए, ये बेंजीन रिंग रहेगी सिंपल सी, ठीक है, और इसमें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है अटैच रहेंगे एक कार्बन को छोड़ के। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, रिसोर्सिनॉल। और इसके यूजेस देख लेते हैं। इट इज यूज्ड एज ए एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते हैं। इट इज यूज्ड इन द एंटी अल्सर ड्रग, जो एंटी अल्सर ड्रग्स होती हैं और उनको सिंथेसाइज करने में हम रिसोर्सिनॉल का यूज करते हैं। इट इज यूज्ड इन द वेजाइनल ईचिंग एंड इरिटेशन में भी हम रिसोर्सिनॉल को यूज करते हैं। साथ ही साथ बात करते हैं जो डाइस होती हैं, जो हमारे डाई एजो वाली डाइस होती हैं, कलरफुल जो एजेंट्स होते हैं, उनको सिंथेसाइज करने के लिए उनके प्रिपरेशन में जो है रिसोर्सिनॉल को यूज करते हैं। इट इज यूज्ड एज अ रिएजेंट की तरह भी यूज करते हैं। साथ ही साथ जो होता है फिनॉल का डेरिवेटिव होता है, तो इसको हम डिसइंफेक्टेंट्स की तरह भी यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक की तरह भी हम यूज करते हैं रिसोर्सिनॉल को। तो ये था स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ द रिसोर्सिनॉल। आपको यहाँ पर एक होमवर्क है, इसके रिसोर्सिनॉल के जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी आपको बना लेना है एक बार। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर फिनॉल गिव फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिनॉल क्या होता है और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देना है। फिनॉल आर कंपाउंड कंटेनिंग द OH ग्रुप, फिनॉल जो है OH ग्रुप को कंटेन करता है। ग्रुप अटैच डायरेक्टली टू द एन एरोमेटिक रिंग। ठीक है, फिनॉल में क्या होता है, एक कंपाउंड होता है जो कि कंटेन करता है वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच डायरेक्टली टू द एरोमेटिक रिंग्स टू, दिस इज कॉल्ड फिनॉल। ठीक है, तो ये एरोमेटिक रिंग है और ये OH ग्रुप कंटेन कर रहा है, ये फिनॉल का स्ट्रक्चर हो गया। अभी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इसका मोलिकुलर फार्मूला C6H5OH, इसका मोलिकुलर वेट यानी कि जो मोलर मास होता है 94.11 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, ग्राम पर मोल। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 40.5 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट 181.7 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये इसका फिनॉल का इंट्रोडक्शन एंड फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। इसकी केमिकल रिएक्शन और ये सारी चीजें आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में भी पूछा जाता है। तो इसके लिए जो है आप एक बार मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट, वहां से सारे वीडियो एक बार जाके जरूर देख लेना। ठीक है, और ये नोट्स जो है आप लोग बनाते चलिए। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ द BHC, जो हमारा बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है, इसका स्ट्रक्चर एंड यूजेस लिखना है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जो कि पहले भी आप देख चुके हैं स्ट्रक्चर। ये बेंजीन रिंग बनाना है सब पहले, और उसमें क्या करना है, एक एक क्लोरीन हर कार्बन के साथ, सभी कार्बन के साथ अटैच कर देना है और डबल बॉन्ड को हटा देना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन का स्ट्रक्चर था, उसमें 6 क्लोरीन ग्रुप जो है अटैच कर दिए, तो ये क्या बन गया, बेंजीन हेक्साक्लोराइड बन गया। ठीक है, इसके यूजेस की बात कर लेते हैं। इट इज यूज्ड इन द शैम्पू, शैम्पू के प्रिपरेशन में यूज करते हैं। इट इज यूज्ड स्कैबेज के ट्रीटमेंट में, साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज करते हैं इसको। इट इज यूज्ड इन द पेस्टिसाइड एंड एग्रीकल्चर, जो एज अ पेस्टिसाइड जो हमारा कीटाणुनाशक होते हैं उनके रूप में जो है एग्रीकल्चर में इसको यूज किया जाता है। लोशन के फॉर्मेशन में भी हम यूज करते हैं BHC को, बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो होता है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं जो ट्रीटमेंट ऑफ द सॉइल, जो मिट्टी होती है उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसको ठीक करने के लिए हम बेंजीन हेक्साक्लोराइड को यूज करते हैं। ये था हमारा गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ द BHC। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन द फैट्स एंड ऑयल।
फैट्स एंड ऑयल जो होते हैं उनके बीच में क्या डिफरेंट होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंट है फैट्स एंड ऑयल में, फैट्स आर सॉलिड या फिर सेमी सॉलिड नेचर होते हैं रूम टेम्परेचर में, क्योंकि फैट्स आपने देखा होगा जैसे कि बटर्स आते हैं, जो भी अमूल बटर हो गया, जो भी बटर्स आते हैं मार्केट में आपने देखा होगा कि वो या तो सॉलिड नेचर में होंगे या तो सेमी सॉलिड नेचर में होंगे अगर हम उनको रूम टेम्परेचर पे रखते हैं। बट यहाँ पर ऑयल के केस में क्या होता है, लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर में ऑयल जो होते हैं वो लिक्विड में ही तो रहते हैं, ठीक है। तो ये इनका एक मेजर डिफरेंट होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेकंड, फैट्स कंटेन द लार्ज अमाउंट ऑफ द सैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी कि जो फैट्स होते हैं ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को कंटेन करते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं उनके स्ट्रक्चर जो होते हैं उसमें क्या होता है, कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है, वो सैचुरेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेरिक एसिड एंड पाल्मिटिक एसिड, ठीक है, तो इनको कंटेन करते हैं लार्ज अमाउंट में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ऑयल जो होते हैं कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उनको कंटेन करते हैं, जिनमें के स्ट्रक्चर में क्या होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल ओलेइक एसिड, ठीक है। तो आप इसका एग्जांपल, इसका स्ट्रक्चर भी बना के दिखा सकते हैं, जो ओलेइक एसिड है या फिर स्टेरिक एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं थर्ड, फैट्स मेल्ट एट हायर टेम्परेचर। अब फैट्स जो है वो सॉलिड या फिर सेमी सॉलिड फॉर्म में है, तो इसको मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर हाई चाहिए, ठीक है। बट जो ऑयल होते हैं ये तो लिक्विड फॉर्म में ही होते हैं, इनको मेल्ट होने के लिए कोई ज्यादा टेम्परेचर की चाहिए नहीं जरूरत, थोड़ा सा हीट किए मेल्ट हो गए आराम से, ठीक है। फोर्थ है, फैट्स आर एनिमल्स फैट्स होते हैं, ठीक है। ऑयल्स आर वेजिटेबल फैट्स होते हैं, ठीक है। फिफ्थ, फैट्स डू नॉट कंटेन डबल बॉन्ड। मैंने बोला कि फैट्स जो होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होते हैं। ऑयल हैव द डबल बॉन्ड, ऑयल जो होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं इसमें, जो कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फैट्स आर मोर स्टेबल। अब फैट्स जो होते हैं सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ये मोर स्टेबल होते हैं, एंड ऑयल आर लेस स्टेबल, ठीक है। तो इनके बीच में, फैट्स एंड ऑयल के बीच में मेजर डिफरेंट था। हमने 6 पॉइंट यहाँ पर कवर किए हैं, आप कोई भी 5th पॉइंट जो है लिख लीजिए। वैसे सारे के सारे पॉइंट बहुत इजी लैंग्वेज में है, आप इसको टेबल जो है एक बार जरूर पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, डिफाइन आयोडीन नंबर और आयोडीन वैल्यू। जो आयोडीन नंबर होता है इसको हम आयोडीन वैल्यू भी बोलते हैं, दोनों नाम से इसको जानते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आयोडीन वैल्यू आल्सो नॉन एज आयोडीन नंबर, ठीक है। इट इज द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन एब्जॉर्ब्ड बाय 100 ग्राम ऑफ फैट्स और ऑयल। इट इज नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन, कितना आयोडीन जो है रिक्वायर्ड हो रहा है अब्जॉर्ब करने के लिए 100 ग्राम ऑफ फैट्स एंड ऑयल को, ठीक है। आयोडीन वैल्यू जो होती है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के लिए होती है, ठीक है। इसका फार्मूला होता है आयोडीन वैल्यू इक्वल टू 1.27 B माइनस A अपॉन W, ठीक है। तो वेयर A वैल्यूम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट कंज्यूम्ड इन ml एंड V वैल्यूम ऑफ एक्सेस आयोडीन मोनोक्लोराइड एंड W जो होता है वेट ऑफ सैंपल होता है। तो अगर 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है तो आप इतना लिख लीजिए, 2 नंबर मिल जाएंगे आपको। अगर लॉन्ग में पूछा जा रहा है तो और डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, डिफाइन एसिटाइल वैल्यू, गिव इट्स सिग्निफिकेंट। क्या होती है एसिटाइल वैल्यू? It is defined as the number of mg of KOH required to acetic acid liberated by the hydrolysis of 1 gram of fats or oil। यानी कि इसको हम डिफाइन करते हैं एसिटाइल वैल्यू को कि कितने mg of KOH जो है रिक्वायर्ड है एसिडिक एसिड जो कि लिबरेटेड हो रहा था हाइड्रोलिसिस के द्वारा 1 ग्राम फैट्स एंड ऑयल को, ठीक है, लिबरेट करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा होता है एसिटाइल वैल्यू, इसका डिटर्मिनेशन के लिए, यानी कि इसका फार्मूला है, ठीक है। एसिटाइल वैल्यू इक्वल टू 1333 B माइनस A अपॉन 1335 माइनस A, ठीक है। यहाँ पर जो है 5 रहेगा, ठीक है, 5 कर देते हैं यहाँ पर, ओके, ठीक है। वेयर A इज द सैपोनिफिकेशन वैल्यू, बी जो होता है सैपोनिफिकेशन वैल्यू ऑफ द एसिटाइलेटेड सब्सटेंस। यानी कि अगर हमें एसिटाइल वैल्यू निकालना है
तो हमें सैपोनिफिकेशन वैल्यू भी मालूम होना चाहिए पहले, ठीक है। पहले सैपोनिफिकेशन वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, देन हम स्टाइल वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा स्टाइल वैल्यू, और उसका सिग्निफिकेंस जो है एक बार देख लेना, ठीक है। फैट्स एंड ऑयल की जो क्वालिटी को चेक करने के लिए हम करते हैं स्टाइल वैल्यू। नेक्स्ट बात कर लेते हैं व्हाट आर द यूजेस ऑफ द ट्राइफिनाइल मेथेन। जो ट्राइफिनाइल मेथेन है इसके यूजेस बात करते हैं और स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ट्राइफिनाइल मेथेन यानी कि 3 फिनाइल रिंग्स हैं और एक कार्बन है यानी कि मेथाइल, तो ट्राइफिनाइल एंड मेथाइल, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अभी बात कर लेते हैं इसके यूजेस की। इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ डाई, जो कलरफुल डाई होती है उनको प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं। इट इज यूज्ड इन द हेयर कलरिंग फॉर्मुलेशन जो होते हैं उसमें यूज करते हैं। इट इज यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स के प्रिपरेशन के लिए हम ट्राइफिनाइल मेथेन को यूज करते हैं। साथ ही साथ बात कर लेते हैं एंटीसेप्टिक एंड एंटी माइक्रोबियल एजेंट की तरह भी हम ट्राइफिनाइल मेथेन को यूज करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गिव द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नेप्थलीन। नेप्थलीन की फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बात कर लेंगे नेप्थलीन के स्ट्रक्चर क्या होता है। तो नेप्थलीन का स्ट्रक्चर जो होता है, नेप्थलीन के स्ट्रक्चर में 2 बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज्ड रहती है, ठीक है, बेंजीन। और इसका फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं तो C10H8 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। मोलर मास जो होता है 128.18 ग्राम पर मोल होता है एंड मेल्टिंग पॉइंट 80.2 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट 217.9 डिग्री सेल्सियस। इसकी डेंसिटी जो होती है 1.162 ग्राम डेंसिटी होती है इसकी। अगर हम नेप्थलीन की सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर बट वेरी सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जो वाटर होता है, वाटर में जो स्लाइटली सॉल्युबल रहता है नेप्थलीन, बट जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं लाइक क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, अल्कोहल, ये सब क्या होते हैं, इनमें जो होता है वेरी सॉल्युबल रहता है नेप्थलीन। तो ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। एंड बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की। अगर केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ये बहुत सारी केमिकल रिएक्शन देता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जैसे हैलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, पिरल क्राफ्ट एसाइलेशन, पिरल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। तो ये सारी रिएक्शन जो है देता है। यहाँ पर एक रिएक्शन का मैंने एग्जांपल लिया है, हैलोजनेशन रिएक्शन। तो नेप्थलीन के अगर रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन फर्स्ट पोजीशन ऑफ द नेप्थलीन। मोस्टली जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलती है नेप्थलीन के केस में वो फर्स्ट पोजीशन पे देखने को मिलती है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार, ठीक है। तो 1 ब्रोमो नेप्थलीन बनेगा एंड 1 क्लोरो नेप्थलीन बनेगा। क्लोरीन के साथ में कराएंगे तो 1 क्लोरो नेप्थलीन बनेगा, ब्रोमीन के साथ में कराएंगे तो 1 ब्रोमो नेप्थलीन बनेगा, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19, डिफाइन साइक्लोएल्केन्स एंड एग्जांपल्स। Hydrocarbons that have a ring structure and all their carbon atoms single bonded to other एटम आर कॉल्ड साइक्लोएल्केन, ठीक है। ये इसकी डिफिनेशन होगी। जो कार्बन एटम्स होते हैं स्ट्रक्चर में वो सैचुरेटेड रहते हैं, ठीक है, सिंगल बॉन्ड से जो है कम अटैच रहते हैं सिंगल सिग्मा बॉन्ड से, एंड कॉल्ड साइक्लोएल्केन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं ये साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर है, साइक्लोप्रोपेन है। यहाँ पर 3 कार्बन और सारे कार्बन जो है एक सिंगल बॉन्ड से जो है अटैच्ड हैं। इसी तरह हम बात करते हैं साइक्लोब्यूटेन की। साइक्लोब्यूटेन 4 कार्बन हो गए तो यानी ब्यूट हो गए और सारे कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड हैं। इसी तरह साइक्लोपेंटेन एंड साइक्लोहेक्सेन। तो ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्लेन एसिड वैल्यू। क्या होती है एसिड वैल्यू एंड इट्स डिटर्मिनेशन। एसिड वैल्यू आल्सो नोन एज द एसिड नंबर। एसिड वैल्यू को एसिड नंबर भी बोलते हैं, साथ ही साथ इसको न्यूट्रलाइजेशन नंबर भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन होता है। अभी देख लेते हैं डिफिनेशन इसकी। एसिड वैल्यू इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ mg of KOH required to neutralize the free fatty acid present in 1 gram of fats or oil। 1 ग्राम फैट्स और ऑयल में कितना फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट है और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जितना हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड रहेगा, दिस इज कॉल्ड एसिड वैल्यू, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ mg of KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड required to neutralize free fatty acid present in 1 gram fats and oil। 1 ग्राम फैट्स एंड ऑयल ले लेते हैं, उसमें हमें एसिड को यानी कि जो हम एसिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की हेल्प से,
और उसमें जो प्री फैटी एसिड प्रेजेंट होगा वो कितनी देर में न्यूट्रलाइज हो जाता है, कितना रिक्वायर्ड रहेगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए KOH, दिस इज कॉल्ड एसिड वैल्यू, आल्सो नोन एज द एसिड नंबर एंड न्यूट्रलाइजेशन नंबर। इसको डिटर्मिनेशन के लिए एसिड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 5.61 N/W, ये इसका फार्मूला होता है, वेयर N वैल्यूम ऑफ KOH इन ml एंड W सैंपल ऑफ वेट इन ग्राम। जो हमारा कितना वैल्यूम ऑफ KOH रिक्वायर्ड रहेगा उसको N की जगह पे रखेंगे, N कितना सैंपल लिया था वो हम W की जगह पे रखेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी एसिड वैल्यू जो है कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21, डिफाइन एस्टर वैल्यू। क्या होती है एस्टर वैल्यू, इसको डिफाइन करना है एंड इट्स डिटर्मिनेशन, इसका फार्मूला लिखना है। एस्टर वैल्यू इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ mg ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू सैपोनिफाई द एस्टर प्रेजेंट इन द 1 ग्राम ऑफ फैट्स एंड ऑयल। 1 ग्राम फैट्स एंड ऑयल में कितना एस्टर प्रेजेंट है और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जितना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड रहता है, दिस इज कॉल्ड एस्टर वैल्यू। इसका प्रिंसिपल जो होता है बैक टाइट्रेशन रहता है, डायरेक्ट टाइट्रेशन रहता है, दो तरह से इसका प्रिंसिपल रहता है एस्टर वैल्यू का। अब इसका डिटर्मिनेशन यानी कि फार्मूला देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो एस्टर वैल्यू इक्वल टू सैपोनिफिकेशन वैल्यू एंड एसिड माइनस एसिड वैल्यू। तो हमें सबसे पहले जो है एस्टर वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए सैपोनिफिकेशन वैल्यू चाहिए एंड एसिड वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम किसी भी फैट्स एंड ऑयल की जब एस्टर वैल्यू कैलकुलेट करने बैठेंगे ना, तो सबसे पहले हमें सैपोनिफिकेशन वैल्यू निकाल लेंगे, फिर एसिड वैल्यू निकाल लेंगे, फिर सैपोनिफिकेशन वैल्यू में से एसिड वैल्यू को माइनस करेंगे, वही हमारा एस्टर वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22, डिफाइन सैपोनिफिकेशन वैल्यू। क्या होती है सैपोनिफिकेशन वैल्यू? Saponification value is defined as the number of mg of KOH required to complete saponify 1 gram of fats and oil। यानी कि सैपोनिफिकेशन वैल्यू क्या होती है, कितने mg ऑफ KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड है 1 ग्राम फैट्स एंड ऑयल को कंप्लीटली सैपोनिफाई करने के लिए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन वैल्यू। सैपोनिफिकेशन वैल्यू आल्सो नोन एज द सैपोनिफिकेशन नंबर भी बोलते हैं इसको, एंड जो होते हैं कैल्टस्टॉफर नंबर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये दूसरे नाम से भी पूछा जा सकता है, तो इसका दूसरा नाम भी याद रखिए। नेक्स्ट इसका डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, यानी कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो सैपोनिफिकेशन वैल्यू इक्वल टू 28.05 B minus A upon W, where A is the volume of HCl in ml and B is the volume of KOH in ml and W is the fats in ग्राम। कितना फैट्स लेंगे उसको W की जगह पर रखेंगे और कितना KOH जो है ml में यूज हुआ वो B की जगह पर रखेंगे एंड कितना HCl यूज हुआ वो A की जगह पर रखेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा सैपोनिफिकेशन वैल्यू। ठीक है, एंड इट्स डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, गिव हावार्ड सिंथेसिस ऑफ नेफ्थलीन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पर नेम रिएक्शन से ही पूछ ली जाती है। हावार्ड सिंथेसिस ऑफ नेफ्थलीन इन्वॉल्व द 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन एज फॉलो। यहाँ पर 4 टाइप्स की मेनली रिएक्शन देखने को मिलती है, यानी कि 4 स्टेप में ये रिएक्शन होगी हमारी जो हावार्ड सिंथेसिस है नेफ्थलीन की। पहला जो रहेगा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ बेंजीन, नेक्स्ट क्लेमेंसन रिडक्शन, रिंग क्लोजर रिएक्शन एंड एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये 4 स्टेप रहेंगे इसमें। फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं, यहाँ पर क्या होगा, बेंजीन रिएक्ट करेगा सक्सेनिक एनहाइड्राइड के साथ में और यहाँ पर क्या होगी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होगी। ठीक है, तो फॉर्मेशन होगा बीटा बेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड का। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए ये अटैचमेंट हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन हुई है। नेक्स्ट रिएक्शन बात कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन होगी। ठीक है, ये वाला जो कीटोन ग्रुप है ये रिड्यूस होके एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्लेमेंसन रिडक्शन। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 4-फिनाइल ब्यूटेनोइक एसिड बनेगा। अब जब 4-फिनाइल ब्यूटेनोइक एसिड की रिएक्शन कराएंगे यहाँ पर H2SO4 के साथ में, तो यहाँ पर रिंग क्लोजर रिएक्शन होगी और ये वाली रिंग जो है यहाँ से क्लोज हो जाएगी, यहाँ से जो है H2O माइनस हो जाएगा। ठीक है, H2O जो है यहाँ से माइनस हो जाएगा, ये क्या बनेगा, अल्फा टेट्रालोन बन जाएगा। ठीक है, फोर्थ स्टेप में अल्फा टेट्रालोन की जब रिएक्शन कराएंगे क्लेमेंसन रिडक्शन, यानी कि ये वाला कीटोन ग्रुप जो है इसको रिड्यूस करना है, तो इसको यहाँ से रिड्यूस करेंगे, ZnHgNHCl की प्रेजेंस में क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, टेट्रालीन बन जाएगा। अब ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर नहीं है पूरी तरह से, तो इसको एरोमेटाइजेशन रिएक्शन करा देंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा, नेफ्थलीन का फॉर्मेशन
हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी रिएक्शन नैप्थलीन की हार्वर्ड सिंथेसिस, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है और शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। गिव स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है? The stability order of the cycloalkane can be determined by the assessing factors such as the angle strain, torsional strain and steric strain। तो हमारी साइक्लोएल्केन्स होती है, उसकी स्टेबिलिटी के लिए हम स्टेरिक स्ट्रेन पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, एंगल स्ट्रेन क्या होता है, उसमें टॉर्सनल स्ट्रेन कितना लगता है, इन सारी चीजों को भी डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसे कि हमारे साइक्लोप्रोपेन है, इसमें एंगल ऑफ स्ट्रेन सबसे ज्यादा लग रहा था, तो ये सबसे लेस स्टेबल होगी। फिर है ब्यूटेन, फिर है क्या साइक्लोपेंटेन, फिर क्या है साइक्लोहेक्सेन। बट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि साइक्लोहेक्सेन जो होता है मोर स्टेबल होता है। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी साइक्लोपेंटेन इज मोस्ट स्टेबल, क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी जो थी इन्होंने जो बताया था केवल एंगल ऑफ स्ट्रेन पे ही बताया था। ठीक है, तो इनकी थ्योरी जो है साइक्लोपेंटेन तक ही एप्लीकेबल थी। ठीक है, हायर जो रिंग थी, हायर साइक्लोएल्केन होती है, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। इट्स मीन इनके थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है साइक्लोपेंटेन जो है मोस्ट स्टेबल था, बट रियलिटी में जो है साइक्लोहेक्सेन जो होता है मोस्ट स्टेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। गिव स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ द डाइफिनाइल मेथेन। डाइफिनाइल मेथेन जो होता है कौन, इसके स्ट्रक्चर एंड यूजेस। तो डाइफिनाइल दो फिनाइल रिंग आप देख पा रहे हैं इस तरह से, और एक मिथाइल है, तो डाइफिनाइल मेथेन हो गया, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके यूजेस की। इट इज यूज इन द एंटी अल्सर ड्रग, सिंथेटिक स्टेरॉइड की तरह भी यूज करते हैं इसको। साथ ही साथ प्रिपरेशन ऑफ डाई, जो डाई होती है इनके प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं। इट इज यूज्ड एज अ पॉलीमर, पॉलीमर की तरह भी यूज करते हैं। एंड जो एंटी एंजाइटी ड्रग्स होती हैं उनके सिंथेसिस के लिए यूज करते हैं। साथ ही साथ एंटी हिस्टोनिक ड्रग जो होती हैं उनके सिंथेसिस के लिए हम इसको यूज करते हैं, जो डाइफिनाइल मेथेन होता है। ठीक है, तो ये थे इसके स्ट्रक्चर एंड यूजेस डाइफिनाइल मेथेन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर लिमिटेशन ऑफ बेयर स्ट्रेन थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 26, कौन कौन से लिमिटेशन थे बेयर स्ट्रेन थ्योरी के? ठीक है, बेयर स्ट्रेन थ्योरी एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ द रिंग साइज अप टू 5, यानी कि यहाँ पर 5 एंड 6, 5 तक ही इन्होंने बताया था स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन बेटर वे में। इट कैन नॉट एक्सप्लेन एग्जैक्ट स्टेबिलिटी ऑफ हायर रिंग सिस्टम, जो हायर रिंग सिस्टम थे उनकी स्टेबिलिटी के लिए इन्होंने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। ठीक है, क्योंकि उनमें क्या होता है कि उसमें अदर स्ट्रेन लगता है, जैसे टॉर्सनल स्ट्रेन, स्टेरिक स्ट्रेन लगता है, बट साइक्लोपेंटेन तक क्या था कि एंगल ऑफ स्ट्रेन लग रहा था, तो इन्होंने सिर्फ एंगल ऑफ स्ट्रेन पे ही थ्योरी दी थी। ठीक है, तो बाकी के जो स्ट्रेन लगते हैं उस पे इन्होंने कोई थ्योरी नहीं दी थी, तो आगे की जो हायर साइक्लोएल्केन्स होती हैं उनके लिए इनकी थ्योरी एप्लीकेबल नहीं थी, वहां से इनके लिमिटेशन आ जाते हैं। ठीक है, इट एल्कीन्स एंगल स्ट्रेन इज लार्ज देयर for it should be formed with the difficulty, but alkenes double bonds is formed easily by the dehydration of the alcohol, so Bayer strain theory cannot explain the formation of carbon carbon double bond। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू बेयर लार्जर रिंग सिस्टम आर नॉट प्लेनर। इनके अकॉर्डिंग जो था कि जो लार्जर रिंग्स होती हैं साइक्लोएल्केन की वो प्लेनर ही नहीं होती है। ठीक है, उन्होंने बताया पुकर्ट टू मिनिमाइज एंगल स्ट्रेन, जो पुकर्ट स्ट्रक्चर होता है वो प्लेनर होता नहीं है, पुकर्ट टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है इनका जो है जो हम कह सकते हैं कि जो मिनिमाइज करता है एंगल स्ट्रेन को मिनिमाइज कर लेता है, जिसकी वजह से इनकी थ्योरी जो है नॉट प्लेनर। इन्होंने प्लेनर बताया कि साइक्लोएल्कीन जो होता है वो प्लेनर, साइक्लोहेक्सेन जो होता है प्लेनर ही नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, तो लार्जर रिंग प्लेनर नहीं होती इनके अकॉर्डिंग, पुकर्ट स्ट्रक्चर बनता है जो कि एंगल स्ट्रेन को मिनिमाइज कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू बेयर लार्जर रिंग सिस्टम आर नॉट पॉसिबल बट दे एग्जिस्ट एंड हाईली स्टेबल। इन्होंने बताया जो अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी क्या होता है कि लार्जर सिस्टम रिंग जो होती है वो पॉसिबल नहीं है इसमें। ठीक है, बट इन्होंने ये भी बताया कि ये हाईली स्टेबल होती है। ठीक है, according to Bayer, cyclopentane should be much stable। बेयर स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो साइक्लोपेंटेन था
वो मोर स्टेबल था देन साइक्लोहेक्सेन, बट प्रैक्टिकली जो है रिवर्स रहता है। जो अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो साइक्लोहेक्सेन रहता है, इसमें क्या होता है, चेयर एंड बोर्ड का फॉर्मेशन होता है स्ट्रक्चर का। इसमें स्टेरिक स्ट्रेन और टॉर्सनल स्ट्रेन लगते हैं, जो कि मोर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है साइक्लोहेक्सेन के स्ट्रक्चर जो होते हैं, ठीक है, कंपेरिजन टू द साइक्लोपेंटेन। बट एक्चुअल में क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन मोर स्टेबल होता है, लेकिन बेयर स्टेन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है साइक्लोपेंटेन मोर स्टेबल बताया इन्होंने, ठीक है। तो ये थे लिमिटेशन ऑफ बेयर स्टेन थ्योरी, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा बेयर स्टेन थ्योरी क्या होती है। ये थ्योरी जो है टोटली एंगल ऑफ स्ट्रेन पे डिपेंडेंट थी, ठीक है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ द एंथ्रासिन डेरिवेटिव। और ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंथ्रासिन डेरिवेटिव आपको एक बार पढ़ना है, ठीक है। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंथ्रासिन डेरिवेटिव की, ठीक है। तो ये एंथ्रासिन का स्ट्रक्चर क्या होता है कि 3 बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज रहती हैं, और उसमें अगर 3 रिंग में कोई सब्स्टिट्यूशन हो जाता है तो उसका डेरिवेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर कीटोन ग्रुप लग गया, तो ये एंथ्रॉन बन गया। अभी इसके यूजेस देख लेते हैं। इट इज यूज्ड एज फॉर सेलुलोज एसे के लिए, साथ ही साथ कैलोरीमेट्रिक एस्टिमेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसके कैलोरीमेट्रिक एस्टिमेशन के लिए यूज करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर द लैक्टेटिव यानी कि कॉन्स्टिपेशन में भी हम इसको यूज करते हैं। तो ये थे स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ द एंथ्रासिन डेरिवेटिव एंथ्रॉन के। और ये भी जैसे कि एंथ्राकिनोन हो गया एंड एमिनो एंथ्राकिनोन हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, ये इसके एंथ्रासिन के डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो पैरा नाइट्रोफिनाइल इज लेस बेसिक देन एनिलीन। व्हाई? यानी कि जो पैरा नाइट्रोफिनाइल होता है वो एनिलीन जो होता है, नॉर्मल एनिलीन जो होता है वो क्यों बेसिक होता है, कम बेसिक होता है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो हमारा पैरा नाइट्रो एनिलीन जो होता है इज लेस बेसिक देन एनिलीन because nitro group in para-nitroaniline withdraw electron density from the aniline ring, making the nitrogen atom NH2 group more positive. This reduces the availability of the unshared pair of electron on the nitrogen atom, making p para-nitroaniline less basic than aniline. यहाँ पर अब देखते हैं ये क्या है, हमारा सिंपल सा एनिलीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस नाइट्रोजन के पास क्या है, एक लोन पेयर है यानी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेंगे, इस रिंग में आ जाएंगे, ठीक है। रिंग में आ जाएंगे तो इसके ऊपर क्या होगा, एबिलिटी कम रहेगी जो है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की, ठीक है। बट यहाँ पर देखते हैं जो नाइट्रो ग्रुप लग गया है, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लग गया है, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। ये क्या करेगा, रिंग के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा और बाहर, ठीक है। तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर जो है अंदर आएंगे रिंग में रेजोनेंस में, और ये और बाहर विड्रॉ कर जाएगा। तो इसके पास तो नाइट्रोजन लोन पेयर जो थे इसके प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की पावर बहुत ज्यादा कम बचेगी, क्योंकि इसके पास पार्सली जो है क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। लेकिन पार्सली पॉजिटिव चार्ज इस पे भी आएगा क्योंकि ये इसके भी लोन पेयर जो है रिंग में जा रहे हैं, ठीक है। बट इसके रिंग में जाने के बाद फिर से वापस इसके बाद पहुंच जा रहे हैं, ठीक है। बट इसके केस में क्या होगा, पैरा नाइट्रो एनिलीन के केस में नाइट्रोजन के लोन पेयर रिंग में आए और रिंग से नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो इसलिए जो होता है एनिलीन जो होता है मोर बेसिक होता है देन पैरानाइट्रोएनिलीन, एंड पैरानाइट्रोएनिलीन इज लेस बेसिक देन एनिलीन, क्योंकि यहाँ पर डिपेंड करता है लोन पेयर पे, ठीक है। और लोन पेयर इसके बाहर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पर ड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। और इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात करते हैं तो इसके पास जो है एनिलीन वाला, जो एनिलीन से भी ज्यादा जो है यहाँ पर बात करेंगे इसकी बेसिसिटी होगी, क्योंकि यहाँ पर इसके लोन पेयर जो है इसके पास है, ठीक है। और ये वाले अपने लोन पेयर जो है रिंग में दे रहा है, ठीक है। और रिंग क्या है, इसको और स्टेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो ये और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर सकता है, जो जितना ज्यादा प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वो उतना ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस होता है यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा एनिलीन जो होता है इससे ज्यादा बेसिक होता है पैराटोल्यूइन, क्योंकि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, और लेस बेसिक होता है पैरानाइट्रो एनिलीन, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। तो मेजर डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। तो ये होता है क्योंकि वाई पैरानाइट्रोफिनॉल इज लेस बेसिक देन एनिलीन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19।
29 की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, राइट द डिफरेंट कॉन्फर्मेशन ऑफ द इथेन। इथेन की ये कन्फर्मेशन है, द टू कन्फर्मेशन ऑफ द इथेन स्टैगर्ड एंड इक्लिप्ड फॉर्म। ठीक है, तो जो हमारा स्टैगर्ड फॉर्म होता है वो मोर स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू द इक्लिप्ड फॉर्म। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जो है कन्फर्मेशन स्ट्रक्चर बनते हैं इथेन के। ठीक है, एक बार इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, गिव द स्ट्रक्चर एंड मेडिसिनल यूजेस ऑफ द एंथ्रासीन। जो हमारा एंथ्रासीन है इसका स्ट्रक्चर बनाना है और इसके मेडिसिनल यूजेस लिखना है। यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है, 3 बेंजीन रिंग जो है आपस में फ्यूज्ड है, तो फॉर्मेशन हो रहा है एंथ्रासीन का। अभी बात कर लेते हैं इसके यूजेस की। इट इज यूज इन द वुड प्रिजर्वेशन, वुड को प्रिजर्व करने में भी यूज किया जाता है। यूज जाता है इंसेक्टिसाइड फॉर क्रॉप्स। एंथ्राकिनोन विच इज प्रिकर्सर ऑफ डाई। जो हमारा एंथ्राकिनोन होता है एंथ्रासिन का डेरिवेटिव होता है, और एंथ्राकिनोन यूज किया जाता है डाई को के प्रकर्षण में। ठीक है, Anthracene is used in the scintillator for the detectors high energy protons, electron and alpha particles को डिटेक्ट करने के लिए भी हम यूज करते हैं एंथ्रासीन का। एंथ्राकिनोन डेरिवेटिव ड्रग्स हैव द डिफरेंट एक्शन। इमोडिन have the purgative action, allergens and spasmolytic and nephrolytic action देखने को मिलता है इसमें। ड्रग लाइक जैसे कि हमारा सेन्ना, कैस्केरा एंड एलोएस, ये हमारे फार्माकोग्नोसी से रिलेटेड है। जो सेन्ना, कैस्केरा एंड एलोए होता है इसमें इनके स्ट्रक्चर में जो है एंथ्राकिनोन पाया जाता है। ठीक है, और एंथ्राकिनोन क्या होता है, एंथ्रासिन का डेरिवेटिव होता है। तो ये जो होते हैं ग्लाइकोन कंपोनेंट होते हैं एंड यूज किए जाते हैं लैक्जेटिव कैथार्टिक के इफेक्ट की तरह जो है यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये था स्ट्रक्चर एंड मेडिसिनल यूजेस ऑफ द एंथ्रासीन। अभी नेक्स्ट बात कर लेते हैं, व्हाट इज बनाना बॉन्डिंग। क्वेश्चन नंबर 31, क्या होता है व्हाट इज बनाना बॉन्डिंग। बनाना बॉन्डिंग आल्सो नोन एज द बेंट बॉन्ड, इसको बेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, ये सेकंड नाम भी याद रखिए आप। इट इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट केमिकल बॉन्ड, एक तरह से कोवेलेंट केमिकल बॉन्ड होता है बेंट बॉन्ड जो होता है, बनाना बॉन्ड जो होता है। द शेप ऑफ द बनाना, इसका शेप जो होता है बनाना की तरह होता है। ठीक है, ये होता क्या है, एक कोवेलेंट केमिकल बॉन्ड होता है, इसका शेप जो है बनाना की तरह होता है। आप इसी स्ट्रक्चर से देख पा रहे हैं कि सिर्फ बनाना की तरह का शेप है। ठीक है, इट्स a representation of the electron density और conformation of bent structure, एक तरह से bent structure है। ठीक है, within the small ring molecule such as the cyclopropane, ये cyclopropane के केस में ही देखने को मिलता है bent bond in cyclopropane। यहाँ पर क्या हुआ है, जो बॉन्ड बना था बेंट की तरह बना था, और यहाँ पर एज अ शेप जो देखने को मिल रहा है बनाना शेप में देखने को मिल रहा है। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप इन द साइक्लोप्रोपेन, यहाँ पर आप देखिए जो एटॉमिक ओवरलैप होता है साइक्लोप्रोपेन में, तो एक तरह से यहाँ पर क्या होता है बेंट बॉन्ड बनाता है जिसको हम बनाना बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा बनाना बॉन्डिंग। आपको जो है यहाँ से मोर वीडियो देखने के लिए सिंपल सा यूट्यूब पे आना है और सर्च करना है ASL फार्मा कोचिंग, एंड ASL फार्मा जैसे ही सर्च करेंगे वैसे आपको यहाँ से मिल जाएगा यूट्यूब चैनल। यहाँ से इसको क्लिक करना है और यहाँ से क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जैसे ही आएंगे प्लेलिस्ट में। ठीक है, प्लेलिस्ट में आएंगे तो यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड ये मिल जाएगा आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड थर्ड सेमेस्टर के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा। यहाँ पर वीडियो है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर की, ये यहाँ पर सारी वीडियो आप देख सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के पर्पस से, और पूरा नोट्स यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह जैसे ये वीडियो पड़ा हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियो एंड अदर वीडियो सारी पड़ी हुई है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और बात आते हैं आप यहाँ से जो है हमारे चैनल पर जो आपको ये मिल जाएगा, साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर, डी फार्मा एंड बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर, अदर सारे सेमेस्टर की जो है यहाँ पर शॉर्ट नोट्स मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, साथ ही साथ माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड जो भी है कंटेंट थोड़ा बहुत मिल जाएगा यहाँ पर चैनल पर आपको। तो इस तरह से आप जो है यहाँ से जाके एक बार जो है बात कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ से कम्युनिटी में जाने के बाद यहाँ से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपको ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट एग्जाम, जीपैट, नाइपर, ये सारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, इस तरह से आप कम्युनिटी में जाकर यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय एंगल स्ट्रेन। क्या होता है एंगल स्ट्रेन? Any distortion or deviation from the normal tetrahedral angle causes a strain in the rings and produce instability to the resultant molecule. This strain is also known as the angle of strain. यहाँ पर बात कर लेते हैं सिंपल सा, आप लोग समझिए। यहाँ पर कोई भी हम साइक्लो एल्केन ले लेते हैं, एक कार्बन का जो 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो ये टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल होता है तो इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 1099 पॉइंट डिग्री एंड 28 मिनट, या फिर हम 25 मिनट लिख सकते हैं। ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट या फिर
109 डिग्री 5 मिनट लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कोई डिस्टॉर्शन आता है, कोई डिविएशन आता है, जैसे कोई जो लगता है, कोई स्ट्रेन लगता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जैसे ये कार्बन है और ये कार्बन है, दोनों के बीच में एक खिंचाव लगेगा, एक स्ट्रेन लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, डेविएशन आएगा, ठीक है। और डेविएशन आएगा तो इस रिंग की स्टेबिलिटी जो है डिक्रीज होगी, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, एंगल स्ट्रेन बोलते हैं। ये जो डिस्टॉर्शन आता है, डेविएशन आता है, इसी को एंगल स्ट्रेन बोलते हैं। ये नॉर्मल टेट्राहेड्रल थी, इससे डेविएशन आ गया इसमें कुछ, तो ये क्या हो गया, एंगल स्ट्रेन लगता है, ठीक है। और एंगल स्ट्रेन इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द रिंग्स। एंगल स्ट्रेन का फार्मूला देख लेते हैं, 1/2 109.5 डिग्री 5 मिनट माइनस बॉन्ड एंगल, कोई भी प्लेनर रिंग जो है उसका बॉन्ड एंगल माइनस करेंगे इस फार्मूले से, और 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारा एंगल स्ट्रेन निकल के आ जाएगा, कितना डेविएशन आ रहा है, कितना एंगल स्ट्रेन निकल के आ रहा है, ठीक है। इसी तरह बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कंपाउंड्स है जैसे साइक्लोप्रोपेन, इसका बॉन्ड एंगल कितना है, 60 है, ठीक है। और इसमें फार्मूले में रखेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसमें स्ट्रेन कितना लग रहा है, 24.44, ठीक है। ये इतना स्ट्रेन लग रहा है, इतना डेविएशन आ रहा है, जो हमारा नॉर्मल टेट्राहेड्रल वैल्यू थी उसमें इतना डेविएशन आ रहा है, जो इसका एंगल होगा साइक्लोप्रोपेन का, ठीक है। इसी तरह साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन में एंगल स्ट्रेन नहीं लगता है, ये एंगल स्ट्रेन फ्री रहता है क्योंकि इसमें माइनस में आ रहा है एंगल स्ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर थ्योरी की बात करते हैं, जैसे बेयर स्ट्रेन थ्योरी ने बताया गया था, साइक्लोपेंटेन तक ही बताया गया था, क्योंकि वो थ्योरी जो थी पूरी तरह से जो है एंगल स्ट्रेन पे डिपेंडेंट थी, और साइक्लोहेक्सेन में एंगल स्ट्रेन तो लग ही नहीं रहा है, ठीक है। इसीलिए ये बेयर स्ट्रेन थ्योरी जो थी साइक्लोपेंटेन तक ही एप्लीकेबल थी, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर डिस्कस द ड्राइंग ऑयल विद द एग्जांपल्स। क्या होते हैं ड्राइंग ऑयल और उनके एग्जांपल्स। ड्राइंग ऑयल जो होते हैं हाईली अनसैचुरेटेड ऑयल्स होते हैं, इसमें ऑक्सीडेशन एंड पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से फॉर्म होता है थिन वाटरप्रूफ फिल्म व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। जैसे ही हम एयर में रखते हैं तो इसमें वाटर प्रूफ एक फिल्म फॉर्म होती है ऑक्सीडेशन एंड पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के थ्रू। ये जो ऑक्सीडेशन एंड पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है, इसी को हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग बोलेंगे। एंड जो इससे हमारा ऑयल बनेगा इस रिएक्शन के बाद, जिस ड्राइंग ऑयल, जिसको हम ड्राइंग ऑयल बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा लिनसीड ऑयल हो गया, रिच इन द लाइनोलेनिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड जो होता है इसमें ज्यादा पाया जाता है, जो हमारा लिनसीड ऑयल होता है। इट इज द कॉमन ड्राइंग ऑयल यूज्ड इन द ऑयल बेस्ड पेंट। जो ऑयल बेस्ड पेंटिंग होती है, सम जैसे कि ये हमारा स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर वुड है, लकड़ी है, ठीक है, इसको ऑयल से पेंटिंग की जा रही है, ठीक है। तो ऑयल बेस्ड जो पेंट होता है उसमें कॉमनली जो है यूज किया जाता है जो हमारा लिनसीड ऑयल होता है, ठीक है। दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ द ड्राइंग ऑयल। इसी तरह अगर नॉन ड्राइंग आयर की बात करते हैं, ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा ड्राइंग ऑयल विद एग्जांपल्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। राइट द डेफिनेशन ऑफ द आरएम वैल्यू। व्हाट इज आरएम वैल्यू? इसको फुल फॉर्म रिचर्ड मेसल वैल्यू बोलते हैं, ठीक है, या फिर रिचर्ड मेसल नंबर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ एमजी ऑफ जो है एमएल ऑफ 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड जो रहता है सोल्यूशन रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द स्टीम वोलेटाइल वाटर सॉल्युबल फैटी एसिड। जो स्टीम वोलेटाइल वाटर सॉल्युबल फैटी एसिड जो प्रेजेंट होते हैं फैट्स इन ऑयल में, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जितने ml ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH रिक्वायर्ड होता है, दिस इज द आरएम वैल्यू। इसको कैलकुलेट करने के लिए डिटर्मिनेशन के लिए फार्मूला रहता है आरएम वैल्यू इक्वल टू AB इंटू N इंटू 11, ठीक है, ये इसका फार्मूला रहता है। यहीं पर अगर एक सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं, किस लिए यूज करते हैं आरएम वैल्यू को, तो आरएम वैल्यू इज द सबस्टेंशियली इज मेजर ऑफ द लोअर चेन ऑफ फैटी एसिड ऑफ घी। जो घी में जो लोअर चेन ऑफ फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं उसको मेजर करने के लिए जो है हम आरएम वैल्यू का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। मेंशन आर्थो पैरा एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप विद एग्जांपल। क्या होते हैं आर्थो एंड पैरा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप? दिस ग्रुप इज द मोनो सब्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंजीन रिंग। जब भी कोई बेंजीन रिंग में मोनो सब्स्टिट्यूशन होता है और उसके बाद जो अदर इनकमिंग ग्रुप आता है, ठीक है, उसको डायरेक्शन देते हैं ये ग्रुप। अगर सपोज ये इसका मोनो सब्स्टिट्यूशन हो गया तो ये आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे डायरेक्शन देगा,
और अगर इन वाले ग्रुप का मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है ये सब, अगर इनका सब मोनो सब्स्टिट्यूशन हुआ तो ये मेटा पोजीशन पे डायरेक्शन देंगे नेक्स्ट ग्रुप को, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं आर्थेन पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप? OH ग्रुप हो गया, NH2 हो गया, NHR, NHCOCH3, OCH3, CH3, C2H5, तो ये क्या थे आर्थेन पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जैसे हमारा NO2 ग्रुप हो गया, साइनाइड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, COR, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, COOR, सल्फोनिक ग्रुप या SO3H ग्रुप, तो ये सब क्या होते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। अगर इनका मोनो सब्स्टिट्यूशन हुआ बेंजीन रिंग में तो ये नेक्स्ट इनकमिंग ग्रुप जो होगा वो क्या होगा, वो जाएगा मेटा पोजीशन पे, ठीक है। तो ये थे आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, वाई एरोमेटिक एमीन इज लेस बेसिक देन एलिफेटिक एमीन? क्यों होती है एरोमेटिक एमीन जो लेस बेसिक एलिफेटिक एमीन से? तो एक बार ये थ्योरी आप पढ़ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है जो एरोमेटिक एमीन होती है वो उसमें क्या होता है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन पे एटम पे वो डिलोकलाइज रहते हैं। एंड एलिफेटिक एमीन जो होती है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसमें लोकलाइज रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस वजह से क्या होता है एग्जिबिटिंग ग्रेटर बेसिसिटी ऑफ द एलिफेटिक एमीन एज कंपेयर टू द एरोमेटिक एमीन। यहाँ पर देख लेते हैं स्ट्रक्चर, आप देखिए इस तरह से। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा एरोमेटिक एमीन होता है ये एनिलीन का स्ट्रक्चर है, ये जो लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है ये डिलोकलाइज हो जा रहे हैं रिंग में, ठीक है। जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर जो है पार्सली जो है क्या हो रहा है कि पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है, और जो हमारी रिंग है यानी कार्बन है इस पे क्या है निगेटिव चार्ज आ जा रहा है, ठीक है। तो इसके पास जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, जिसके पास हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन एक्सेप्टिंग पावर कम है, ठीक है। जिसकी वजह से ये लेस बेसिक होगा। और एरोमेटिक एमीन एलिफेटिक एमीन में आप देखिए जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है, ठीक है। इसके पास प्रोटॉन एक्सेप्टिंग पावर ज्यादा है, जिस वजह से ये क्या करेगा मोर बेसिसिटी शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, मेंशन टू क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ द फेनॉल। जो फेनॉल है इसके क्वालिटेटिव टेस्ट लिखना है, ठीक है। पेरिक्लोराइड टेस्ट, लिटमस टेस्ट, लिबरमैन टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, एंथैलिनटाइड टेस्ट, तो ये सारे टेस्ट होते हैं, एक बार इनको जो है लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं राइट एग्जांपल्स ऑफ द मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो हमारे ये होते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जांपल जैसे हमारा कैनोला ऑयल्स हो गया, नट्स हो गया, एवोकाडोस ऑयल हो गया, इसी तरह जैसे पंपकिन, सीसम्स ऑयल, आलमंड्स ऑयल, ये सब क्या होते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जांपल होते हैं। एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जांपल जैसे कि हमारा क्या हो गया कि सोयाबीन ऑयल हो गया, सनफ्लावर्स हो गया, तो ये सारे एग्जांपल्स क्या होते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से होते हैं। तो इनको एक बार जो है आप लिख लीजिए नोट्स में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द प्रेफरेंशियल पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ द नेप्थलीन? नेप्थलीन की जो ESR रिएक्शन होती है इसमें प्रेफरेंशियल पोजीशन कौन सी होती है उसके बारे में पूछा गया है। तो बात कर लेते हैं द प्रेफर्ड पोजीशन फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन नेप्थलीन। फर्स्ट पोजीशन आल्सो नोन एज द अल्फा पोजीशन। ये क्या है, ये फर्स्ट पोजीशन है, इसी को हम अल्फा पोजीशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्रेफरेंशियल पोजीशन क्या रहती है ESR रिएक्शन इन नेप्थलीन में? फर्स्ट पोजीशन या फिर हम बोलते हैं अल्फा पोजीशन, ठीक है। अल्फा पोजीशन या फिर फर्स्ट पोजीशन पर जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो उसकी वजह से कि जो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायंस बनता है उसमें जब रिएक्शन में तो वो मोर स्टेबल बनता है ड्यू टू द बेटर रेजोनेंस स्टेबिलिटी। यहाँ से क्या होती है रेजोनेंस स्टेबिलिटी जो रहती है वो बेटर रहती है, ठीक है। तो इस वजह से होता है फर्स्ट पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट सिनोनिम्स इज यूज्ड फॉर सैस्ते-मोहर थ्योरी? जो सैस्ते-मोहर थ्योरी है जो कि साइक्लोहेक्सेन के लिए दी गई थी, इसका सेकंड नेम क्या यूज करते हैं सिनोनिम्स? थ्योरी ऑफ द स्टेनलेस रिंग। ये किसके लिए थी? थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग, यानी कि उसमें स्ट्रेन नहीं लग रहा था, ठीक है। स्टेनलेस रिंग की थ्योरी थी, ठीक है। ये इसलिए इसका नाम पड़ा स्टेनलेस रिंग थ्योरी, ठीक है। Sachem-Mohr theory proposed the higher member rings can be become the free from strain। Sachem-Mohr theory में ये बताया गया था जो हायर रिंग वाली जो साइक्लोएल्केन थी उसमें स्ट्रेन नहीं पाया जाता है, ठीक है, स्ट्रेन फ्री रहती है। इफ ऑल रिंग कार्बन आर नॉट फोर्स्ड इनटू द वन प्लेन, इन्होंने बताया कि वन प्लेन में नहीं होते हैं। दे एग्जिबिट टू नॉन प्लेनर पुकट कॉन्फर्मेशन बोथ विच इज द फ्री फ्रॉम स्ट्रेन। दो स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं चेयर फॉर्म एंड बोट कन्फर्मेशन, दोनों के दोनों क्या होते हैं स्ट्रेन
फ्री रहते हैं। और इसमें भी क्या होता है, चेयर फॉर्म जो होता है मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू द बोट फॉर्म। ठीक है, तो ये थी थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग से मोर थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41। Why cyclopropane is reactive towards the ring opening reaction compared to the cyclobutane? जब हम साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन की रिंग ओपनिंग रिएक्शन केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो साइक्लोब्यूटेन जो रहता है लेस रिएक्टिव रहता है, साइक्लोप्रोपेन जो रहता है मोर रिएक्टिव रहता है, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेन जो हमारा यहाँ पर एंगल ऑफ स्ट्रेन लग रहा था और इसमें ज्यादा लग रहा था। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन में ज्यादा रहेगा एंगल ऑफ स्ट्रेन और साइक्लोब्यूटेन में एंगल ऑफ स्ट्रेन कम रहेगा। ठीक है, तो साइक्लोप्रोपेन जो रहती है लेस स्टेबल रहती है क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ स्ट्रेन। ठीक है, अब जितना ज्यादा लेस स्टेबल रहेगा वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर एंगल ऑफ स्ट्रेन ज्यादा लगता है साइक्लोप्रोपेन में, इसलिए ये मोर रिएक्टिव रहती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ बेंजीन। बेंजोइक एसिड, जो हमारा बेंजोइक एसिड होता है एक तरह से एरोमेटिक एसिड है, बेस्ट एग्जांपल है एरोमेटिक एसिड का। तो यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर एंड यूजेस पढ़ना है। तो बेंजोइक एसिड है तो यहाँ पर बेंजीन रिंग है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है COOH। दिस इज बेंजोइक एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोइक एसिड। इसके यूजेस की बात करते हैं। इट इज द साल्ट आर यूज फॉर द मेडिसिन, मेडिसिन में यूज किया जाता है प्रिपरेशन में। सोडियम साल्ट इज द जो बेंजोइक एसिड का सोडियम साल्ट होता है उसको फूड प्रिजर्वेशन में यूज करते हैं। It is used for synthesizing the various organic compound, different organic compound के synthesis के लिए, synthesize करने के लिए हम benzoic acid को यूज करते हैं। It is used for treating the infection in bronchial tube, bronchial tube में अगर इन्फेक्शन होता है वहां पर भी benzoic acid को यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। हाउ आर पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन एंड क्लासिफाइड। क्या होते हैं पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन और उसको क्लासिफाइड करना है। ठीक है, the class of aromatic hydrocarbon containing the multiple aromatic rings in which the electron are delocalized are known as the polynuclear hydrocarbon। यहाँ पर क्या होता है, एक या एक से अधिक जो है one or more aromatic rings attached fused to each other and form the polynuclear hydrocarbon। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल या और क्लासिफिकेशन, simplest polynuclear aromatic hydrocarbon, दिस इज द जैसे बेंजोसाइक्लोप्रोपीन, बेंजोसाइक्लोप्रोपेन, बेंजोसाइक्लोब्यूटाडाइन, बेंजोसाइक्लोब्यूटीन एंड जो कॉर्नेलिन, ये सब स्ट्रक्चर होते हैं किसके, सिंपलेस्ट पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के। दिस लिनियरली एंड नॉन लिनियरली पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। लिनियरली में हमारा नेप्थलीन आ जाता है जो कि लिनियर स्ट्रक्चर होता है, दो 2 रिंग फ्यूज होती है। एंथ्रासिन में क्या होता है, 3 बेंजीन रिंग फ्यूज होती है, ये भी लीनियर स्ट्रक्चर होता है। टेट्रासिन में 4 बेंजीन रिंग फ्यूज होती है। टेट्रासिन यहाँ पर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जैसे कि हमारा टेट्रासाइक्लिन एक ड्रग आती है उसके स्ट्रक्चर में जो है टेट्रासिन मोइटी जो है प्रेजेंट रहती है, 4 फ्यूज रिंग बेंजीन। ठीक है, तो ये एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है। पेंटासिन 5 फ्यूज रिंग रहती है इसमें। ठीक है, नॉन लीनियरली फ्यूज रिंग जैसे कि हमारा फेनेंथ्रीन एंगुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्राइफेनाइल। ठीक है, तो इस तरह से हमारा होता है क्लासिफिकेशन ऑफ द हाइड्रो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। गिव द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन। जो हमारा एनिलीन है इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर देना है, लिखना है। इन द रेजोनेंस हाइब्रिड एन एटम द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड कार्बन एटम और रिंग इज द पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर क्या होता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे हम एनिलीन के तो ये जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर होता है ये रिंग में जाएगा, डिलोकलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा नाइट्रोजन है NH2 ग्रुप उस पे क्या होगा, पार्शियली जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा और हमारी रिंग जो है कार्बन है इन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा पार्शियली। ठीक है, तो इस तरह से रोटेशन होता रहेगा और अगेन जो है हमारा एनिलीन का फॉर्मेशन होगा। तो ये होते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर गिव रिएक्शंस ऑफ फैट्स एंड ऑयल। फैट्स एंड ऑयल की कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं। Fats and oil are triester of glycerol and contain the saturated unsaturated fatty acid। जो फैट्स एंड ऑयल होते हैं वो क्या होते हैं, ट्राइस्टर होते हैं ऑफ ग्लिसरॉल
एंड कंटेन करते हैं जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, डबल बॉन्ड वाले और सिंगल बॉन्ड्स वाले, दोनों टाइप्स के फैटी एसिड को कंटेन करते हैं। दे अंडरगो द रिएक्शन, एस्टर ग्रुप विच ट्रिप्लिकेट हो जाता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो जाता है वहां पर, ठीक है। फैट्स एंड ऑयल गिव द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। बात कर लेते हैं हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजेनोलाइसिस, हैलोजिनेशन, ऑक्सीडेशन, सैपोनिफिकेशन, रैंसिडिटी, ड्राइंग्स, ये सब केमिकल रिएक्शंस होती है फैट्स एंड ऑयल की, ठीक है। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये सारी रिएक्शन जो है लॉन्ग में डिस्कस किया हुआ है, उसकी लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से एक बार लॉन्ग क्वेश्चन जरूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, मेंशन एनी 5 यूजेस ऑफ द फैट्स एंड ऑयल। जो हमारे ऑयल्स एंड फैट्स हैं उनके यूज लिखना है। एज ए एनर्जी रिजर्वायर की तरह यूज करते हैं, ठीक है। एंड आर मोर इफिशिएंट देन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। सॉफ्ट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है फैट्स एंड ऑयल को, ठीक है। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑयल, क्लॉथ, वर्निसेस, लिनोलियम, लिक्विड्स को मैन्युफैक्चरिंग में जो हमारा लिनसीड ऑयल यूज किया जाता है, ठीक है। एज ए रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है, जैसे कि प्रिपेयरिंग ऑफ द हायर एल्कोहल्स यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट। सिंथेटिक डिटर्जेंट को सिंथेसाइज करने के लिए हम ऑयल्स को यूज करते हैं। इसी तरह वनस्पति घी बनाने में जैसे मार्केटेड प्रोडक्ट आता है, जैसे डालडा, घी, रथ, ये सब मार्केट में आते हैं, इनको यूज किया जाता है ऑयल्स को बनाने के लिए, ठीक है। बाय ग्राइंडिंग कार्बन ब्लैक विद द कंटेनिंग द ड्रायर्स, प्रिंटिंग लिंक्स, इंक्स, इन सबको बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। कैस्टर एंड कॉटन सीड ऑयल जो होता है एज अ परगेटिव भी यूज किया जाता है। एंड जैसे कि हमारा कॉड लिवर ऑयल जो होता है, इसको यूज किया जाता है डिफिशियंसी में, विटामिन ए, विटामिन डी की जब डिफिशियंसी होती है, ऐसी कंडीशन आती है, तब हम कॉड लिवर ऑयल को यूज करते हैं। कैस्टर ऑयल एज अ लुब्रिकेंट भी यूज किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट मशीनरी में एंड अदर कंडीशंस में, मैन्युफैक्चरिंग में। ऑयल आर आल्सो यूज इन द मेकिंग ऑफ द हेयर ऑयल्स, कैंडल्स, पॉलिशेस, इन सब के लिए भी ऑयल को यूज किया जाता है। तो ये थे यूजेस ऑफ द फैट्स एंड ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, what is the halogenation reaction of the benzene? This is the types of electrophilic substitution reaction of benzene, ESR reaction. This is the halogenation, addition of the halogen like bromine, chlorine, iodine, fluorine, and in the presence of the Lewis acid as a catalyst, FeBr3, FeCl3, to give the bromobenzene or chlorobenzene, this is the halobenzene, ठीक है। Lewis acid as a compound that is the accept at pair of electron। यहाँ पर बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं, क्लोरिनेशन रिएक्शन कह लेते या फिर ब्रोमिनेशन, यानी कि हैलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। Benzene in the react with the chlorine as a halogen in the presence of the as a catalyst FeCl3 Lewis acid to form chlorobenzene, ठीक है। And the side product is the hydrochloric acid. This is chlorination reaction or halogenation reaction of benzene। अगर अदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं लाइक नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये सब भी आपको पढ़ लेना है एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, गिव द स्ट्रक्चर एंड मेडिसिनल यूजेस ऑफ द क्रेसॉल। क्रेसॉल का स्ट्रक्चर बनाना है और इसके मेडिसिनल यूजेस लिखना है। यहाँ पर अगर फेनॉल ग्रुप रहता है, फेनॉल में सब्स्टिट्यूशन होता है मेथाइल ग्रुप का। अगर मेटा पोजीशन पे होता है तो मेटा क्रेसॉल, आर्थो पे होता है तो आर्थो क्रेसॉल, एंड पैरा पोजीशन पे अगर सब्स्टिट्यूशन होता है तो पैरा क्रेसॉल देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके यूजेस की बात कर लेते हैं। एज ए डिसइंफेक्टेंट, हार्बिसाइड, एंटीऑक्सीडेंट, सिंथेसिस ऑफ डाई, वुड प्रिजर्वेशन, एज अ सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं, एज अ रिएक्टेंट की तरह भी यूज करते हैं। तो ये थे स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ द क्रेसॉल। नेक्स्ट भी बात कर लेते हैं, मेंशन एनी वन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। जो फिनॉल है इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 49, फ्रॉम द सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की हेल्प से जो है हम सिंथेसाइज करेंगे फिनॉल को। बाय फ्यूजिंग सोडियम बेंजीन सल्फोनेट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड followed by treatment with the dilute hydrochloric acid, phenol is obtained। यहाँ पर सोडियम बेंजीन सल्फोनेट है, ठीक है, और इसकी रिएक्शन कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ द 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टू फॉर्म सोडियम बेंजोएट, sodium peroxide ion and treated with the hydrochloric acid to form phenol, ठीक है। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन फिनॉल की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का।
तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर डिफाइन रेंसिडिटी ऑफ ऑयल। ऑयल रेंसिडिटी क्या होती है? ऑयल ऑन एक्सपोजर टू हीट, लाइट, एयर, मॉइस्चर एंड बैक्टीरियल एक्शन डेवलप एन ऑफेंसिव ऑर्डर एंड टेस्ट, दिस इज टर्म इन द रेंसिडिटी। यहाँ पर एक बात कर लेते हैं कि जो ऑयल होते हैं इनको अगर हम हीट के संपर्क में रखते हैं या फिर लाइट, एयर, मॉइस्चर या फिर एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वहां पर ग्रोथ डेवलपमेंट हो जाए, ऐसी कंडीशन अगर हो जाए तो वहां पर एक ऑर्डर डेवलप होगा और एक उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा। दिस टर्म इज द रेंसिडिटी, इसी को हम क्या बोलेंगे? रेंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है। रेंसिड ऑयल शॉर्ट चेन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ऑफ द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इसमें प्रेजेंट रहते हैं। रेंसिड ऑयल जो होते हैं कैन नॉट कंज्यूम बाय ह्यूमन, ह्यूमन में अगर ये सारी रिएक्शंस हो चुकी है तो उसके बाद ह्यूमन में नहीं यूज करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। रेंसिडिटी इज द कैटेगराइज्ड इनटू द फॉलोइंग। टू टाइप्स की रेंसिडिटी होती है, हाइड्रोलिटिक एंड ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी। ठीक है। तो ये था हमारा डिफाइंड रेंसिडिटी ऑफ ऑयल्स एंड टाइप्स ऑफ रेंसिडिटी रिएक्शन। नेक्स्ट आज की इस वीडियो में इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम।